India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। पदोन्नति में आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को समसामयिक आंकड़ों पर हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश। केंद्र के पक्ष को मेरिट के आधार सुनेगा कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। पूछा, क्या बिटकॉइन है वैध? बिटकॉइन घोटाले के आरोपी को जांच में सहयोग देने का दिया निर्देश। बंगाल नगर निगम चुनाव में नहीं होगी अर्धसैनिक बलों की तैनाती। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेताओं की याचिका की खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद मनन डार की न्यायिक रिमांड विस्तार याचिका पर एनआईए से मांगा जवाब। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के मसले पर केंद्र को उपलब्ध समसामयिक आंकड़ों पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ ने इस मसले पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने कहा कि वो 30 मार्च को दिल्ली और पंजाब हरियाणा के उच्च न्यायालयों के फैसले के कारण आए मामलों पर सुनवाई करेगा। 28 जनवरी को शीर्ष अदालत ने एससी और एसटी को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए कोई भी मानदंड निर्धारित करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि एससी और एसटी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का निर्धारण राज्यों के विवेक का मसला है। न्यायालयों के लिए इस तरह के मानदंड का निर्धारण ना तो कानूनी है और ना ही उचित है। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के मसले पर सर्वोच्च अदालत ने भारत सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें समसामयिक कैडर वार आंकड़ों के बारे में विवरण हो। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने जर्नैल सिंह और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य केस में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रमोशन में आरक्षण संबंधी मामले में आदेश पारित करते हुए व्यक्तिगत अपीलों को मेरिट के आधार पर बाद की तारीख में लेने का फैसला किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि कोर्ट को एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने से संबंधित उपलब्ध समसामयिक डेटा का विवरण दिया गया हो। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई ने मार्च में दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब उच्च न्यायालय के आदेशों की अपील में आए बैच के मामलों को लेने का फैसला किया। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को इस संबंध में एक विशेष तारीख प्रदान करने का निर्देश दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने खंडपीठ को अवगत कराया कि उच्च न्यायालयों के समक्ष कई बैच की याचिकाओं में केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि उनके पास एम नागराज और भारत संघ के आदेश के अनुसार डेटा नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि इन मामलों में याचिकाओं को खारिज किया जा सकता है और केंद्र को प्रासंगिक डेटा एकत्र करने के लिए कहा जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर राजीव धवन ने एम नागराज में जनादेश के मद्देनजर समसामयिक डेटा के महत्व को बताया है। केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय में उनके समकक्षों ने इस पैरामीटर को नहीं लिया और प्रस्तुत किया कि कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि पैरामीटर प्रत्येक वर्ष के लिए पर्याप्त डेटा प्रदान करते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता है या नहीं, और इसलिए डेटा एकत्र करने के लिए कोई अलग प्रैक्टिस नहीं किया गया है। शंकर नारायण ने ये कहते हुए विरोध किया कि एम नागराज और जर्नैल सिंह में आदेश के बाद नवीनतम निर्णय के मद्देनजर केंद्र लक्ष्य पोस्ट को नहीं बदल सकता है। इसके बाद बेंच ने केंद्र को मेरिट के आधार पर सुनने और उसके अनुसार निर्णय लेने का निर्णय लिया। खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1997 के कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया है, उसी पर निर्णय लेने की आवश्यकता है और इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करने वाले मामलों को बेंच को पहले लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN। इधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करे कि ये वैध या अवैध है। मौजूदा समय में देश में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही इनका कोई भी नियमन है। खंडपीठ केंद्र सरकार के खिलाफ अजय भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। खास बात यह है कि आम बजट 2022 में भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल संपत्तियों पर कर लगने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन से जुड़े एक मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बिटकॉइन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि बिटकॉइन वैध है या नहीं। कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान बिटकॉइन पर अपना रुख साफ करने को कहा। आम बजट 2022 में भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल संपत्तियों पर टैक्स लगाने की बात कही थी। कोर्ट गेन बिटकॉइन घोटाले के एक आरोपी अजय भारद्वाज की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। भारद्वाज पर अपने भाई अमित के साथ मिलकर निवेशकों को भारी रिटर्न का वादा कर बहुस्तरीय मार्केटिंग स्कीम चलाने के आरोप हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सवाल किया, क्या ये अवैध है या नहीं? आपको अपना मत स्पष्ट करना होगा। ऐश्वर्या भाटी ने खंडपीठ को बताया था कि ये मामला 87,000 बिटकॉइन से जुड़ा है और आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसे कई समन भेजे गए हैं। मामले की सुनवाई कर रहे जजों ने आरोपी को जांच अधिकारी से मुलाकात करने का निर्देश दिया और जांच में सहयोग करने के लिए कहा। इस पर खंडपीठ ने कहा कि ये अवैध है या नहीं। खंडपीठ ने साथ ही कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने गत साल जुलाई में स्थिति रिपोर्ट पेश की थी। खंडपीठ ने कहा कि जांच अधिकारी आरोपी के जांच में सहयोग करने के संबंध में स्थिति रिपोर्ट पेश करेंगे। मामले की सुनवाई अगले 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। खंडपीठ ने साथ ही कहा कि आरोपी के गिरफ्तार न करने का अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक मान्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश को मार्च 2020 में पलटा गया था। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई है। किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर 30% होगी। वित्त मंत्री ने कहा था, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों में अंतरणों में असाधारण बढ़ोतरी हुई है। इन अंतरणों की परिमाण और बारंबारता के कारण ये आवश्यक हो गया है कि इसके लिए एक विशिष्ट कर व्यवस्था को उपलब्ध किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को होने वाले पश्चिम बंगाल के 108 नगर निगमों में चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की आवश्यकता के संबंध में भाजपा नेताओं द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल नगरपालिका चुनाव में केंद्रीय बल की तैनाती की मांग को लेकर बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने डाली थी। इससे पहले बीजेपी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने केंद्रीय बल की तैनाती का फैसला राज्य चुनाव आयोग पर छोड़ दिया था। हालांकि बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही केवियट दायर कर रखी थी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल निकाय चुनाव में 108 नगर पालिकाओं में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती को लेकर राज्य चुनाव आयोग और बंगाल सरकार को अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया था। भाजपा नेताओं द्वारा दायर मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने कहा कि इस बारे में फैसला राज्य चुनाव आयोग लेगा। इस फैसले के बाद राज्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। गौरतलब हो कि राज्य चुनाव आयोग पहले ही बंगाल पुलिस की निगरानी में ये चुनाव कराने के संकेत दे चुका है। तो वहीं पंजाब पीसीसी चीफ और अमृतसर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे नवजोत सिंह सिद्धू 33 साल पुराने रोड रेज मामले में मुश्किल में पड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई की। सुप्रीम अदालत ने साधारण चोट की बजाय गंभीर अपराध की सजा देने की याचिका पर सिद्धू को नोटिस जारी कर दिया और 2 हफ्तों में इसका जवाब भी मांगा है। पीड़ित परिवार ने याचिका दाखिल कर रोड रेज केस में साधारण चोट नहीं बल्कि गंभीर अपराध के तहत सजा बढ़ाने की मांग की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साधारण चोट का मामला बताते हुए सिर्फ ये तय करने का फैसला किया था कि क्या सिद्धू को जेल की सजा सुनाई जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पीठ के सामने याचिकाकर्ता पीड़ित परिवार की ओर से वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कई पुराने मामलों में आए फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सड़क पर हुई हत्या और उसकी वजह पर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साफ है कि ये हत्या का मामला है और चोट हमले की वजह से आई थी, न कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। याचिकाकर्ता के वकील ने दोषी को दी जाने वाली सजा की ओर बढ़ाने की मांग की है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से पी चिदम्बरम ने याचिकाकर्ता की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने याचिकाकर्ता पर मामले को अलग दिशा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मामला तो आईपीसी की धारा 323 के तहत आता है। यह घटना 1998 की है। कोर्ट इसमें दोषी को मामूली चोट पहुंचाने के जुर्म में 1 साल की सजा सुना चुका है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि पिछले फैसले जो लिए गए थे उनके मुताबिक ये सिर्फ मामूली चोट का मामला नहीं बल्कि एक खास श्रेणी में आता है और अब आपको उन दलीलों के साथ बचाव करना है। पूरे फैसले की बजाय आपको सजा की इन्हीं दलीलों पर अपना जवाब रखना है। मौजूदा स्थिति में हम सिर्फ इसी पर सुनवाई को फोकस रखना चाहते हैं। जस्टिस कौल ने कहा कि हम पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहते। दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहम्मद मनन डार की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। 24 वर्षीय कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद मनन डार के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत दर्ज एक मामले में मामला दर्ज किया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनुपम जे भनानी की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 8 अप्रैल को पोस्ट किया। यूएपीए की धारा 43D के प्रावधान के तहत असंभवता की सीमा को पूरा करने वाली हिरासत को सूचीबद्ध किया गया। क्या यूपीए के तहत प्री चार्ज डिटेंशन के विस्तार का अनुरोध असंभवता की दहलीज को पूरा करना चाहिए? इसका दिल्ली हाईकोर्ट जांच करेगी। इसमें आरोप लगाया गया कि आतंकवादी संगठन ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजाब की कैडर, उल मुजाहिदीन, अल बदर और इसी तरह के अन्य संगठन और उनके सहयोगी जम्मू और कश्मीर में सक्रिय हैं और पाकिस्तान से साजिश रच रहे हैं। इससे जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी समेत भारत के प्रमुख शहरों में हिंसक आतंकवादी कृत्य करने की योजना बनाई गई। आगे आरोप लगाया गया कि आतंकवादी संगठनों और उनके सहयोगियों ने आतंकवादी कृत्यों को करने की साजिश रची। उन्होंने स्थानीय युवाओं को आतंकवादी संगठनों के सदस्य बनने के लिए भर्ती किया और आतंकवादी उद्देश्यों के लिए हथियार और गोला बारूद की खरीद की और इसके अलावा सदस्यों ने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की भी साजिश रची। याचिका में आरोप लगाया गया कि मनन डार को पिछले साल 10 अक्टूबर को बिना किसी औपचारिक सूचना के स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और लगभग 2 सप्ताह तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। इसके बाद उसे 22 अक्टूबर को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। याचिका पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष एनआईए न्यायाधीश के पारित आदेश को चुनौती देती है। इसके द्वारा अदालत ने यूपीए की धारा 43D के तहत जांच पूरी करने के लिए 90 दिनों का विस्तार दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि बेटी की शादी के समय जो संपत्ति दहेज या किसी अन्य रूप में दी गई है वो विभाजन के लिए उत्तरदायी होगी और बेटी की ओर से विभाजन के स्थापित मुकदमे में उसे शामिल करना होगा। जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने विभाजन के लिए दायर एक मुकदमे में ये टिप्पणी की। याचिकाकर्ता हेमलता ने 8 अगस्त 2018 को सिटी सिविल जज बेंगलुरु की ओर से पारित आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने अपने आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा दायर विभाजन के मुकदमे में उसके भाई की ओर से दायर आवेदन को अनुमति दी थी जिसने मुकदमे में 2 संपत्तियों को शामिल करने की मांग की थी।
दावा किया गया था कि उन संपत्तियों को शादी के समय दहेज में दिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ए नागराजप्पा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति देने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया था और इसलिए इस तरह के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ये कहा गया कि संपत्ति याचिकाकर्ता के ससुर ने खरीदी थी और दूसरी संपत्ति उनके पति ने खुद के धन से खरीदी थी और इसलिए वो विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए विपरीत प्रतिवादी भाई की ओर से पेश अधिवक्ता पृथ्वीराज बीएन ने तर्क दिया कि संपत्ति जिसे संशोधन के माध्यम से पेश करने की मांग की गई थी दहेज के रूप में दी गई थी और इसलिए विभाजन के लिए एक वाद में उक्त संपत्तियां भी विभाजन के लिए उत्तरदायी होंगी। रिकॉर्ड को देखने पर अदालत की राय थी कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के तहत एक लाभार्थी विवाह के समय दहेज उपहार या अन्यथा के रूप में उसके द्वारा पहले से प्राप्त संपत्तियों के संदर्भ में बिना संयुक्त परिवार की संपत्तियों के संबंध में विभाजन के माध्यम से लाभ का दावा नहीं कर सकता है। अदालत ने यह भी देखा कि क्या विचाराधीन संपत्ति स्वतंत्र रूप से खरीदी गई थी और विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ट्रायल कोर्ट का फैसला करना होगा और वो इस पर फैसला नहीं कर सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह का वादा जिसमें दो वयस्कों के बीच शारीरिक संबंध में शामिल है और प्रेम संबंध का मामला है तो ये किसी भी रूप से आईपीसी की धारा 375 यानी कि बलात्कार की परिभाषा के दायरे में नहीं आएगा। जस्टिस मोहन लाल की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि जब झूठे वादे के मामले होते हैं जिसे यौन संबंध के लिए एक महिला की सहमति की पाने के लिए किया जाता है ये गलत बयानी के बराबर होता है और इस प्रकार से पाई गई सहमति किसी व्यक्ति को बलात्कार के अपराध से मुक्त नहीं कर सकती। अशोक कुमार ने पिछले साल बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी। उस पर आरोप था कि उसने पीड़िता से इस गलत धारणा की है कि वो उससे शादी करेगा और उसके जरिए सहमति प्राप्त करने के बाद कई बार यौन संबंध बनाए। इसके बाद उसने उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया और उसे धमकी भी देने लगा। अगर उसने कभी भी उसे फोन करने की कोशिश की तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे पहले जुलाई 2021 में उसे हाईकोर्ट ने निर्देश के साथ अंतरिम जमानत दी थी कि वो जांच अधिकारी के सामने पेश होगा और अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा। हालांकि सितंबर 2021 में शिकायतकर्ता अभियोजन पक्ष के वकील ने इस आधार पर उसे दी गई अंतरिम जमानत को रद्द करने निरस्त करने के लिए आवेदन दायर किया था कि जमानत मिलने के बाद वो पीड़िता को लगातार परेशान कर रहा है और धमकी दे रहा है। ये भी आरोप लगाया गया कि एफआईआर वापस लेने के लिए उस पर और परिवार के अन्य सदस्यों पर दबाव डाला। अदालत ने जमानत आवेदक के खिलाफ दर्ज एफआईआर की सामग्री पर विचार किया और कहा कि इस बात की रत्ती भर भी जिक्र नहीं किया गया था कि आवेदक अभियुक्त ने झूठा वादा किया था या आवेदक अभियुक्त ने झूठे वादे के आधार पर पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए थे। अदालत ने कहा कि जब एफआईआर में कोई आरोप नहीं था कि आरोपी द्वारा किया गया वादा झूठा था तो पीड़िता के साथ आरोपी का शारीरिक संबंध आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार का अपराध नहीं है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.